तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लूइड की सरफेस टेंशन। ये लास्ट वीडियो जो हम है आपकी सेकंड वीडियो, उसका ये कंटिन्यूअल पार्ट है। उसमें गलती से ब्रेक हो गई थी वीडियो, तो ये सरफेस टेंशन। तो देखिए सरफेस टेंशन होता किस वजह से है। देखिए आप लोग जानते हैं कि फ्लूइड में दो तरीके के फोर्सेस होते हैं। एक फोर्स को कहते हैं हम कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स एक होता है कोहेसिव फोर्स, दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ कोहेशन और फोर्स ऑफ एडिशन, ये आप लोग जानते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में ही इनको पढ़ लिया होगा। फोर्स ऑफ कोहेशन, फोर्स ऑफ कोहेशन क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सबस्टेंस। बाय द वे लिख देते हैं शॉर्ट में, सेम सबस्टेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको कहते हैं हम फोर्स ऑफ कोहेसिव। और एडहेसिव फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सबस्टेंस। डिफरेंट सबस्टेंस के डिफरेंट सबस्टेंस दो, फॉर एग्जाम्पल ये इंक इस बोर्ड से चिपक जा रही है, स्टिक कर जा रही है, तो इंक और बोर्ड के बीच में कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? एडहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ एडिशन। ये इंक के मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए हैं, इन दोनों इंक के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? कोहेसिव फोर्स। तो किसी भी फ्लूइड में ये दो फोर्सेज ऑलवेज, ये दो फोर्सेज जब दो सरफेस कांटेक्ट में है, डिफरेंट सबस्टेंस कांटेक्ट में, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स किसी फ्लूइड के अंदर है। तो बेसिकली जो सरफेस टेंशन है वो इस कोहेसिव फोर्स की वजह से ही होता है। तो यहां पर एक चीज और मैं क्लियर आपके लिए कर दूं कि आपने जैसे पढ़ा कि जो आइडियल फ्लूइड है उसमें सरफेस टेंशन जीरो होता है, उसमें सरफेस टेंशन जीरो होता है, तो इसका मतलब डायरेक्टली ये है कि उसमें फोर्स ऑफ कोहेशन जीरो होता है। उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो भी जीरो होता है। क्योंकि सरफेस टेंशन यहां पर अब हमें लिख सकते हैं कि सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। और वो किस तरीके से है वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल ये कोई फ्लूइड कंटेनर है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई फ्लूइड कंटेनर है, ये किसी कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है। अब इस फ्लूइड के अंदर कुछ बहुत सारे फ्लूइड पार्टिकल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फ्लूइड पार्टिकल, एक फ्लूइड मॉलिक्यूल कोई यहां पर है, एक फ्लूइड मॉलिक्यूल में यहां पर मान लेता हूं, एक फ्लूइड मॉलिक्यूल बिल्कुल यहां पर है फ्री सरफेस पर। तो देखिए होगा क्या कि इसके चारों तरफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स होंगे, इस पार्टिकल के तो होंगे, जाहिर सी बात है, इसके तो चारों तरफ फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे। तो इस पार्टिकल और इसके बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो इसके और इसके बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ये फ्लूइड पार्टिकल जो बीच में आपका जो फ्लूइड पार्टिकल, इसको भी मैं ब्लैक से कर देता हूं, ये जो वाला फ्लूइड पार्टिकल है इस और इसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स था उसने इसको काउंटर कर दिया। ये इधर खींच रहा है तो ये इधर खींच रहा है, दोनों एक बराबर ताकतवर हैं, तो इसका मतलब फ्लूइड पार्टिकल अपनी पोजीशन पर बना रहेगा। सिमिलरली हो सकता है कि इस पर ऊपर की तरफ से भी एक अट्रैक्टिव फोर्स लगे, ये इसे इस तरफ खींच रहा है ऊपर की तरफ, तो सिमिलरली इसको नीचे की तरफ भी ये खींचने वाला होगा। इसका मतलब क्या रहा, क्योंकि इस फ्लूइड पार्टिकल पर जो यहां पर बैठा हुआ है ये, इसके चारों तरफ फ्लूइड पार्टिकल से और चारों तरफ से उसे इक्वल फोर्स से सभी खींच रहे हैं, तो वो बैलेंस में रहेगा। सिमिलरली यहां पर जो फ्लूइड पार्टिकल्स है तो इसके चारों तरफ भी फ्लूइड फोर्सेस चारों तरफ से ही लग रहे हैं, हर डायरेक्शन से लग रहा होगा। तो यहां भी ये जो फ्लूइड पार्टिकल है ये बैलेंस में रहेगा, यानी कोई इम्बैलेंस इस फ्लूइड पार्टिकल के ऊपर क्रिएट नहीं होगा। ड्यू टू विच फोर्स? ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। क्योंकि सेम फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? कोहेसिव फोर्स। तो इस कोहेसिव फोर्स की वजह से कोई भी इम्बैलेंस अगर फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लूइड के अंदर वाला है तो कोई इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होगा। लेकिन देखिए अब यहां पर अगर ये फ्लूइड पार्टिकल है फ्री सरफेस पर, इस फ्लूइड पार्टिकल में यहां पर
आप देखेंगे कि ये फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। ये फ्लूइड पार्टिकल इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, तो इसको ये बैलेंस कर दे रहा है। लेकिन इस फ्लूइड पार्टिकल को कोई बैलेंस करने वाला ऊपर नहीं है, इसको बैलेंस करने वाला कोई इस तरफ ऊपर नहीं है, इसको बैलेंस करने वाला कोई नीचे नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स जो फ्री सरफेस पर हैं, इन पर इस कोहेसिव फोर्स की वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस कोहेसिव फोर्स का इम्बैलेंस, बैलेंस में नहीं रहेगा, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। और होगा क्या? आप भी जानते हैं कि जब ये फ्लूइड पार्टिकल इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा है, तो ये दोनों एक दूसरे पर इन पर रेजिस्टेंस, आप भी इतना समझिए कि कोई इस तरीके से आप वायर को पकड़े हुए हैं, आप आइडियली पकड़े हुए हैं, खींचे हुए, आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कोई बीच में से उसको इस तरीके से, दो बच्चों पर एक डोरी पकड़ी हुई है, ये दो बच्चे इस डोर को पकड़े हुए हैं, ये आराम से पकड़े हुए खड़े हैं, लेकिन जैसे ही कोई इस पर कोई वेट डब्ल्यू हम नीचे लगे, ये ऑटोमेटिकली इस डोरी को, इस थ्रेड को खींचना शुरू कर देंगे और रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे कि ये इसको नीचे की तरफ पुल डाउन ना करे। सेम फिनोमेना यहां एक्ट करती है कि जैसे ही ये फ्लूइड पार्टिकल्स नीचे वाले इस पर इम्बैलेंस फोर्स क्रिएट करते हैं, तो जो फ्री सरफेस वाले जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो इसको स्ट्रेच करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रेच, यानी फ्री सरफेस की स्ट्रेचिंग होती है एक चीज। या दूसरी चीज ये भी होती है, अगर फ्री सरफेस खुद से स्ट्रेच हो रही होती है, तो ये कोशिश करते हैं, यानी खुद से स्ट्रेच हो रही होगी, यानी खुद से फैल रही होगी ऐसे, तो ये फ्लूइड पार्टिकल एक दूसरे से दूर भी नहीं जाना चाहेंगे अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, उस स्ट्रेचिंग को ये अपोज करते हैं। क्या करते हैं? उस स्ट्रेचिंग को, यानी फ्री सरफेस की स्ट्रेचिंग का ये अपोज भी करते हैं। यानी मतलब ये हुआ कि अगर फ्री सरफेस पर कैसा भी डिस्टॉर्शन हो रहा है, या तो वो खिंचाव के साथ डिस्टॉर्शन हो रहा है या सिकुड़न के साथ डिस्टॉर्शन हो रहा है, ये इम्बैलेंस फोर्स की वजह से कोहेसिव फोर्स उस डिस्टॉर्शन को अपोज करता है। इसी इम्बैलेंस फोर्स को जो स्ट्रिक की वजह से जो स्ट्रेचिंग क्रिएट होती है ऑन दी फ्री सरफेस, इस फिनोमेना को, इस क्वालिटी को, इस प्रॉपर्टी को, फ्लूइड्स की को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू imbalance, cohesive force, imbalance, cohesive force created on the free surface, on the free surface of fluid, of fluid, created on the free surface of the fluid, which oppose the stretching, which oppose the stretching of the free surface, stretching of the free surface, फ्री सरफेस की स्ट्रेचिंग का ये अपोज करता है। तो देखिए एक चीज यहां पर चालाकी से छुपी हुई है, वो क्या है? दो बार फ्री सरफेस वर्ड यूज हुआ है, यानी ध्यान दीजिए कि सरफेस टेंशन एक ऐसा फोर्स है जो फ्लूइड्स में लगता है, लेकिन सिर्फ फ्री सरफेस पर। अगर कोई कहे कि क्या यहां पर सरफेस टेंशन लग रहा होगा, नो, देयर इज नो सरफेस टेंशन, यहां पर सरफेस टेंशन इफेक्ट में नहीं होगा, यहां पर सिर्फ कोहेसिव फोर्स इफेक्ट में होगा। लेकिन फ्री सरफेस पर इस कोहेसिव फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन क्रिएट हो रहा होगा। ठीक, तो सरफेस टेंशन सिर्फ फ्री सरफेस पर लगता है, और किस वजह से लगता है? सरफेस टेंशन सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है, फ्री सरफेस पर होता है। इसी वजह से होता क्या है कि आपने देखा होगा कि अगर जो मिट्टी है,
मिट्टी आपकी फ्लोट करती है, मिट्टी आपकी डूब जाती है पानी में, लेकिन उसके डस्ट पार्टिकल जो होते हैं छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, वो फ्लूइड सरफेस पर फ्लोट करते हैं। तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं फ्लूइड सरफेस पर फ्लोट क्यों करते हैं? ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की वेरियस फिनोमेना हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं सरफेस टेंशन के, वो आप लिख सकते हैं कि कहां कहां देखने को मिलता है। कि स्फेरिकल ड्रॉप, स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप कहें या कोई फ्लूइड की, कोई लिक्विड की कोई ड्रॉप गिर रही है, तो उसका स्फेरिकल शेप में हो जाना जो होता है, स्फेरिकल शेप वो क्योंकि ले लेती है, वो ड्यू टू सरफेस टेंशन ही स्फेरिकल शेप अटेन कर लेती है। या आगे और भी कह सकते हैं कि राइज ऑफ सैप इन ट्रीज, जो ट्रीज की जड़ों से, ट्रीज के रूट से जो उनमें खाना पीना ऊपर की तरफ चढ़ता है, वो भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन सरफेस टेंशन की वजह से होता है। बर्ड्स कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स। अगला है आपका ग्राउंड वाटर फ्लो। ग्राउंड वाटर फ्लो का मतलब ये नहीं कि नदी नालों का फ्लो, ग्राउंड वाटर का फ्लो है जो पानी, जो जमीन सोखती है नीचे को, धीरे धीरे जो पानी सोखती है जमीन, वो इस सरफेस टेंशन की वजह से सोखती है। तो दीज आर दी वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ दी सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन की देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि सरफेस टेंशन फोर्स जरूर कह रहे हैं इसको, सरफेस टेंशन फोर्स को, लेकिन इसकी डायमेंशन फोर्स के लिए नहीं है, क्योंकि ये सरफेस पर लगती है। तो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स, जो सरफेस टेंशन है, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन क्या है? डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन होती है न्यूटन पर मीटर। यानी अगर इसको और हम ब्रेक कर दें तो इसकी डायमेंशन निकलेगी मीटर mt-2, mt-2 सरफेस टेंशन की डायमेंशन mt-2 निकल करके आती है। डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन कम्स आउट टू बी mt-2। तो ये सरफेस टेंशन और सरफेस टेंशन फोर्स की बात हुई। इसी सरफेस टेंशन की वजह से देखिए होता क्या है। अगला टॉपिक है एक्सेस प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर। हेडिंग दीजिए एक्सेस प्रेशर। हेडिंग दीजिए एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इन जेट ड्रॉपलेट्स एंड बबल्स, बबल्स। एक्सेस प्रेशर, इसका मतलब क्या है पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए, ये कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए कोई ये पाइप है, इससे जब आपने देखा होगा फ्लूइड, कोई लिक्विड जेट के फॉर्मेट में ऐसे निकलता है, फिर वो आगे जाकर के ब्रेक कर जाता है। तो जब कोई पाइप से एक दो फ्लक्स निकलता है, फ्लूइड निकलता है, उसे कहते हैं जेट। क्या कहते हैं उसे? जेट। फ्लूइड के अंदर बबल बन सकता है। फ्लूइड कोई फ्लो कर रहा है, कोई फ्लूइड है, उसके अंदर जो गैस ट्रैप कर जाती है, तो गैस के ट्रैप की वजह से क्या बन जाता है? बबल्स। आपने सोप बबल्स देखे होंगे, सोप का बबल, वो भी बबल है। दूसरा है कोई लिक्विड ड्रॉप गिर रही है, लिक्विड गिर रहा है, तो जब आफ्टर सम टाइम इट विल ब्रेक इनटू
ड्रॉपलेट्स, तो ड्रॉप्स बनेंगे। ठीक, तो ये तीन जो चीजें हैं इजीली लाइफ में एनकाउंटर होती हैं। तो देखिए ये क्या करें, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर से मतलब क्या है कि देखिए जब कोई फॉर एग्जांपल ये बबल है, मैं बबल की ही बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बबल। तो ये जब बबल बना, ये फ्लूइड इसके चारों तरफ फ्लूइड था, ये बबल क्रिएट हो गया, तो बबल क्या कर रहा था कि इसके जो फ्लूइड पार्टिकल से ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा था, ये वाला फ्लूइड पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको भी बराबर वालों को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे, लेकिन इनमें भी तो आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा यहाँ से यहाँ। तो ये सभी आपस में जब अट्रैक्शन फोर्स होगा तो ऐसे मानिए ऐसे बबल बना हुआ, तो एक इस तरीके से एक दूसरे को करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंदर जो बबल क्यों बनता है, क्योंकि अंदर इसमें गैस ट्रैप कर गई है। तो वो गैस को इस सरफेस टेंशन की वजह से, वो किस वजह से रहा है, ये अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, कोहेसिव फोर्स की वजह से ये सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे को इम्बैलेंस ही तो है गैस की वजह से, बीच में गैस आ गई है। तो ये उस गैस को कंप्रेस करते हैं, गैस को प्रेस करते हैं। तो होता क्या है कि इस बबल के अंदर जो प्रेशर होता है, बबल के अंदर जो प्रेशर होता है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा हो जाता है। सिमिलरली अगर ड्रॉपलेट होती तो ड्रॉपलेट के अंदर भी बाहर के एटमॉस्फेयर से प्रेशर ज्यादा हो जाता है। सिमिलरली इस जेट के अंदर भी प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज्यादा होता है, इसीलिए वर्ड यूज किया गया है एक्सेस प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कितना ज्यादा, ये बात है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कितना ज्यादा, एक्सेस प्रेशर इन जेट, इसके लिए बड़ा सिंपल सा हमारे पास मेथड है आपको याद कराने के लिए, कि वेरी सिंपली और वेरी इजीली आप इसको बहुत आसानी से कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं। एक हम वर्ड लिखते हैं, जनरली आपने सुना होगा इंकलाब जिंदाबाद, तो इंकलाब जिंदाबाद न कहकर के हम पढ़ते हैं इंकलाब जिंदाबाद, हम कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं। जिंदाबाद को थोड़ा सा हमने ब्रेक कर दिया है जिंदाबाद, और ये जिंदाबाद का मतलब क्या है, जिन से जेट, दा से ड्रॉपलेट, बाद से बबल। अब एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला हमें लिखना है, एक्सेस प्रेशर P इक्वल टू जेट के लिए देखिए ऐसे लिखते चलिए, सिग्मा बाई डी, सिग्मा बाई डी तीनों जगह पर लिख लीजिए, बताएंगे सिग्मा और डी क्या है, और यहां लिख लीजिए 248, यानी एक्सेस प्रेशर इन जेट 2 सिग्मा बाई डी, इन ड्रॉपलेट 4 सिग्मा बाई डी, और बबल में 8 सिग्मा बाई डी। वेयर सिग्मा क्या है, सिग्मा जो है, सिग्मा है आपका सरफेस टेंशन, सिग्मा है सरफेस टेंशन, एंड डी इज द डायमीटर, डी इज द डायमीटर। अगर हम जेट की बात कर रहे हैं तो जेट का डायमीटर, ड्रॉपलेट की बात कर रहे हैं तो ड्रॉपलेट का डायमीटर, बबल की बात कर रहे हैं तो बबल का डायमीटर। तो ये एक्स्ट्रा यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव डेवलप होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर जेट में, ड्रॉपलेट में या बबल में क्रिएट हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जिंदाबाद से जेट ड्रॉपलेट बबल 248, 248 याद रख लेंगे, सिग्मा बाई डी, सिग्मा बाई डी है ही आपका। अब यहां पर कभी कभी एक न्यूमेरिकल आ जाता है, तो आप याद रखेंगे कि जनरली जो वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जो वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो है 0.073 न्यूटन पर मीटर। वाटर का जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन फॉर वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज अबाउट 0.073 न्यूटन पर मीटर। तो कभी कभी वाटर की ड्रॉपलेट में या बबल में या जेट में एक्सेस प्रेशर पूछ ली जाता है, और वहां पर वाटर का फॉर्मूला जो सरफेस टेंशन की वैल्यू नहीं दी रहती है, वो आपको खुद से पुट करनी होती है, और वो आपको याद रखनी होगी 0.073 न्यूटन पर मीटर। तो ये बात हुई एक्सेस प्रेशर की। अब हम यहां पर ही, अभी हम थोड़ी देर पहले ही देख रहे थे कि राइज ऑफ
सेप इन ट्रीज या ग्राउंड वाटर फ्लो, ये दोनों कैपिलरी फिनोमेना हैं बाय द वे। दीज बोथ आर कैपिलरी फिनोमेना, कैपिलरी एक्शंस, या हम कहें कैपिलरिटी। तो हेडिंग दीजिए सबसे पहले आप कैपिलरिटी, 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 कैपिलरिटी। देखिए साहब ये कैपिलरिटी क्या है, बड़ा सिंपल है कैपिलरिटी को समझना, बहुत आसानी से समझने की कोशिश करिए। फिर वही देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये कोई फ्लूइड है किसी कंटेनर में, यहां तक। इस डायग्राम को थोड़ा सा बनाइए सही से, आपको काफी चीजें इसमें से ही क्लियर हो जाएंगी। देखिए साहब कैपिलरिटी को किस तरीके से समझें, कैपिलरिटी क्या है। देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई छोटे से डायमीटर की ट्यूब इस फ्लूइड में डूबी हुई थी इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल एक ये ट्यूब है, एक ट्यूब और बना लेते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल एक दूसरी ट्यूब ये है, स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स। ध्यान रहे कैपिलरी एक्शन बहुत स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स में ही देखा जाता है। और आपने देखा जैसे हमने कहा कि ग्राउंड वाटर जो फ्लो है, जो हमारी जमीन जो पानी को सोखती है, वो एक कैपिलरी एक्शन है। तो जमीन में देखा होगा कितनी बारीक जो पाइप्स लाइन ये तो कैपिलरी टाइप की होती हैं, वो आंखों से दिखाई तो देती नहीं लेकिन होती हैं। आपकी सीपेज, एक एग्जांपल सीपेज इन वॉल्स, जो आपकी दीवारों में वॉल्स में जो सीलन आती है, वो भी कैपिलरी एक्शन का ही एक पार्ट है, कैपिलरी एक्शन का एक एग्जांपल है। और उसमें भी सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एक्टिव होता है, वो भी वाटर के सरफेस टेंशन की वजह से पॉसिबल हो पाता है कि पानी जो है धीरे धीरे इन दीवारों में होकर के सीपेज सीलन बाहर की तरफ आ जाती है। या आपने बचपन में, या हो सकता है अभी भी कुछ घरों में चिरागे जलते हैं, या दिवाली पर चिरागी जलती देखी होंगी, तो चिरागों में जो तेल, जो केरोसिन ऑयल या जो आपका जो घी जो भी आप जलाते हैं, तो वो ऊपर जो चढ़ता है वो भी कैपिलरी एक्शन की वजह से, ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर तक पहुंचता है। तो यहां देखिए ये एक स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स हैं दो। कैपिलरिटी होता क्या है एक्चुअली, यहां पर पहले तो मैं कैपिलरिटी की डेफिनेशन लिख दूं कि द फिनोमेना, वैसे तो आपको अब मालूम ही पड़ गया, इतने एग्जांपल दे दीजिए, फिनोमेनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ फ्लूइड, rise or fall of fluid from its level in small diameter tube, in small diameter tube is known as capillarity, कैपिलरिटी और कैपिलरी एक्शन, कैपिलरिटी और कैपिलरी एक्शन। स्मॉल डायमीटर ट्यूब में हो सकता है कि फ्लूइड अपना जो मीन लेवल है उससे कभी कभी राइज भी कर जाता है, कभी कभी अपने उस मीन लेवल से फॉल भी कर जाता है। तो इन दोनों फेनोमेनाओं को ही चाहे राइज करे या लोअर करे, इसको कहते हैं हम कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी फेनोमेना। होती कैसे है, इसके पीछे ये वर्क कैसे करती है, कैपिलरी एक्शन होता क्यों है, वो देखिए, वो समझिए आसानी से कि ये आखिर कैपिलरी एक्शन हो कैसे जाता है। देखिए हमने अभी डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले कि फ्लूइड्स के साथ दो फोर्सेस रहते हैं, एक है एडहेसिव फोर्स, दूसरा है कोहेसिव। अब आप लोग भी जानते हैं कि जो एडहेसिव फोर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट सबस्टेंस के बीच में लगता है, कोहेसिव फोर्स सेम सबस्टेंस सेम लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है। यानी इस फ्लूइड और इस पाइप के जो मटेरियल है के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, फ्लूइड और पाइप मटेरियल के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा एडहेसिव फोर्स। फ्लूइड और फ्लूइड के मटेरियल के बीच, फ्लूइड और फ्लूइड पार्टिकल्स के बीच में लग रहा होगा कोहेसिव फोर्स। तो देखिए होता क्या है, कभी कभी ड्यू टू समहाउ
कि हो सकता है कि किसी केस में ऐसा हो जाए कि कोहेसिव फोर्स ग्रेटर देन हो जाए एडहेसिव फोर्स से। हो सकता है ऐसा। ऐसा भी हो सकता है कि कोहेसिव फोर्स, तीनों ही केस हो सकते हैं, लेस देन हो जाए एडहेसिव से। ये भी पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि कोहेसिव इज इक्वल हो जाए एडहेसिव के। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो तीनों ही पॉसिबिलिटी हैं कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाए, कोहेसिव फोर्स कम हो जाए, या कोहेसिव फोर्स बराबर हो जाए। इसको तो, ये तो एक जनरल केस है, इसको तो हम डिस्कस करें ना करें बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप। लेकिन अगर ये पहले देखते हैं केस नंबर फर्स्ट को, कि अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है देन एडहेसिव फोर्स। अगर कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से ज्यादा है तो होगा क्या? देखिए क्या होगा कि यानी जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो क्या कोशिश करेंगे, वो अपने साथ रहना ज्यादा पसंद करें। यही तो हो रहा है कि इस पाइप के साथ जाना नहीं चाहेंगे, वो क्या कहेंगे, हम अपने साथ रहेंगे, इस पाइप से दूर भागो। यही तो होगा। क्यों? जब कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो गया, यानी खुद के ही पार्टिकल्स से अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। जब घर से ज्यादा लगाव हो जाता है तो बच्चे लोग क्या घर में भागेंगे, और दोस्तों से ज्यादा लगाव हो जाता है तो बच्चे लोग क्या करते हैं, घर से बाहर भागेंगे, घर वालों को छोड़ करके बाहर, घर के बाहर, दरवाजे से, आपके घर की चार दीवारी से बाहर। कब? जब दोस्तों से ज्यादा लगाव हो जाएगा। और घर वालों से ज्यादा लगाव होगा तो घर के अंदर, दरवाजे से काफी अंदर आ जाएंगे, अंदर वाले कमरे में पहुंच जाएंगे। यही तो होगा। एग्जैक्टली सिमिलरली यहां पर होगा कि जब कोहेसिव फोर्स यानी फ्लूइड पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, वो दूर अपने पास आएंगे, इस सरफेस से दूर भागेंगे। यानी इससे कोशिश करेंगे जितना दूर हो सके हम आपस में रहेंगे। तो आपस में रहने के चक्कर में फ्लूइड पार्टिकल एक दूसरे के पास जाने की कोशिश करेंगे, और जो फ्लूइड का जो लेवल है इसके अंदर और नीचे की तरफ चला जाएगा। इससे दूर भागना है, कैसे भी दूर भागो इससे। तो फ्लूइड पार्टिकल्स का जो लेवल है वो और इससे भी नीचे चला जाएगा, और कुछ इस तरीके की सरफेस क्रिएट हो जाएगी, नीचे चला जाएगा। सही बात है ना? और जब, सिंपल सी बात है, जब बच्चों का लगाव दोस्तों से ज्यादा हो जाएगा तो वो घर वालों को छोड़ करके और इस सरफेस के साथ जाने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, इसके सरफेस के साथ जाने की कोशिश करेंगे तो सरफेस फ्लूइड का लेवल इसमें राइज कर जाएगा। सिंपल, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है समझना। अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा तो बाहर वालों से लगाव, तो बच्चा बाहर भागेगा, यानी अपने लेवल को छोड़ करके बाहर भागेगा, ऊपर चढ़ जाएगा ट्यूब में। कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा, घर वालों से ज्यादा, घर में बाहर नहीं भागेगा, दरवाजे के अंदर और अंदर, और जितना कोशिश होगा अंदर वाले कमरे में जाएगा, यानी इससे लगाव कम, इससे दूर भागेगा, यानी नीचे लेवल डाउन कर जाएगा। यानी क्या हुआ, कैप, इसको कहेंगे कैपिलरी फॉल या कैपिलरी लोअरिंग, इसको कहेंगे कैपिलरी राइज, ये कहेगा कैपिलरी फॉल या कैपिलरी डिप्रेशन। कैपिलरी डिप्रेशन कब हुआ, अब आप यहां पर लिख सकते हैं, यानी जब लगाव घर वालों से ज्यादा था, यानी जब कोहेसिव फोर्स मोर थे देन एडहेसिव फोर्स। और जब गर्लफ्रेंड से ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी तो घर वालों को छोड़ के भाग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहां पर, कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडहेसिव फोर्स। जब गर्लफ्रेंड से ज्यादा मोहब्बत हो गई, घर वालों को छोड़ के भागना शुरू कर देगा, जहां तक जा पाए। घर वाले लेकिन यहां तक बैठे हुए हैं तो कह रहे हैं बेटे तुम दौड़ो, कहां तक दौड़ोगे। ठीक, तो कैपिलरी राइज, बहुत आसानी से क्लियर रखिए। यानी कोहेसिव फोर्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब कोहेसिव फोर्स लेस है एडहेसिव फोर्स से, जब एडहेसिव फोर्स ज्यादा है कैपिलरी राइज होगा, एडहेसिव फोर्स कम है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, घर वालों से ज्यादा मोहब्बत है, गर्लफ्रेंड को छोड़ करके घर आ गई। अपोज भी हो सकता है, बॉयफ्रेंड को छोड़ के घर आ गए। ठीक, तो तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लूइड यहां तक इसमें फिलअप हो जाएगा। ठीक, तो कुछ इस तरीके की सरफेस बन जाएगी, ध्यान दें, सरफेस कुछ इस तरीके की क्रिएट होगी। अब यहां पर देख रहे हैं आप, यहीं पर एक फिर कंसेप्ट आता है वेटिंग फ्लूइड और नॉन वेटिंग फ्लूइड का, इसी में एक साथ पढ़ते चल रहे हैं। बाय द वे कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल की जो बात करेंगे, ये कैपिलरी राइज हुआ यहां पर इतना H, यहां पर ये इतना कैपिलरी फॉल हुआ, मीन पोजीशन से ले लेते हैं एक से, कैपिलरी फॉल H।
एस से रिप्रेजेंट कर लें, कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल, ये हो गया। अब देखिए कि अब यहां पर एक कंसेप्ट आता है वेटिंग और नॉन वेटिंग का। यानी ये जो एडहेसिव फोर्स ज्यादा था तो इसका मतलब ये इसको छोड़कर किसी सरफेस पर चिपकने चला गया, गर्लफ्रेंड के साथ चल दिए, ज्यादा है अट्रैक्टिव फोर्स, गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, घर वालों से नहीं। इसका मतलब अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है तो कैसे फ्लूइड कहलाएंगे वो, वेटिंग, यानी सरफेस को वेट करेंगे। यानी अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है तो कैसा फ्लूइड होगा, वेटिंग फ्लूइड। उस फ्लूइड को कैसा फ्लूइड कहेंगे, वेटिंग फ्लूइड। यानी वेटिंग करने के लिए क्या चाहिए, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, वेटिंग फ्लूइड कहलाएगा। कोहेसिव फोर्स ज्यादा इस सरफेस को छोड़ के भाग रहा है, तो सरफेस को छोड़ के भागा है तो उसको गीला थोड़ी करेगा, वेट थोड़ी करेगा, इसको क्या कहेंगे, नॉन वेटिंग फ्लूइड। गर्लफ्रेंड को छोड़ के भागेगा तो नॉन वेटिंग फ्लूइड। यानी जब कोहेसिव फोर्स ज्यादा होंगे नॉन वेटिंग फ्लूइड, या कोहेसिव फोर्स कम होंगे वेटिंग फ्लूइड। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। दूसरा कंसेप्ट और देखिए साहब अब यहां पर कि देखिए ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस सरफेस पर कुछ इस तरीके से। सिमिलरली इस सरफेस पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इस सरफेस पर टेंजेंट कुछ इस तरीके से पड़ेगी, ठीक है ना। इस सरफेस पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और इसकी सरफेस पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं टेंजेंट को, इधर भी। सिमिलरली आप इस पर भी टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए, अल्टीमेटली राइज और ड्रॉप भी देख लेंगे। तो देखिए जो जो मेनिस्कस बना है, इसको कह रहे हैं मेनिस्कस। जो मेनिस्कस बना है, पहले तो इस मेनिस्कस को ही समझ लीजिए। देखिए अब ये जो शेप है मेनिस्कस की, ये कुछ कैसी है, कुछ इस तरीके की शेप बन के आई है मेनिस्कस की, ऐसे ही तो है फ्लूइड नीचे की तरफ। ये शेप कैसी है मेनिस्कस की, ये कुछ इस तरीके की है, ठीक है। तो इसको शेप को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं इसे, कॉन्वेक्स शेप। इस मेनिस्कस को क्या कहते हैं, कॉनकेव। कॉनकेव, तो ध्यान रहे कॉनकेव मेनिस्कस कब बनता है, वेटिंग फ्लूइड में। कॉन्वेक्स मेनिस्कस कब बनता है, नॉन वेटिंग फ्लूइड में। तो ये भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। उसके बाद में अब आ जाइए देखिए साहब कि ये जो मेनिस्कस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करी है, और जो पाइप की आउटर जो साइड है, आउटर साइड कौन सी है, ये आउटर, पाइप की आउटर साइड कौन सी है, ये पाइप की आउटर साइड एंड टेंजेंट ऑफ मेनिस्कस के बीच में जो एंगल होता है थीटा, इसे कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। लिख लीजिए डेफिनेशन चाहे तो, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल बिटवीन टेंजेंट टू मेनिस्कस एंड वॉल ऑफ पाइप आउटसाइड द फ्लूइड। ध्यान रहे आउटसाइड द फ्लूइड, क्योंकि एक इनसाइड भी है। अगर इस साइड इनसाइड वाली के साथ देखेंगे तो ये वाला एंगल आएगा। तो आउटसाइड ऑफ द फ्लूइड इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी जो आउटसाइड वॉल की जो जो पाइप की जो आउटसाइड वॉल है, उस आउटसाइड वॉल और मेनिस्कस पर टेंजेंट के जो बीच एंगल बनेगा, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। सिमिलरली आउटसाइड वॉल ये हुई, टेंजेंट ये हुई, एंगल ऑफ कांटेक्ट ये हो गया। यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट या ये कहें या ये कहें, एक ही चीज है। अब आप देखिए एक चालाकी और कर दीजिए, ये एंगल कैसा है, लेस देन 90, ऑब्ट्यूस एंगल। एंगल कैसा है, सॉरी एंगल कैसा है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल थीटा इज लेस देन 90, थीटा इज लेस देन 90 एक्यूट एंगल। यहां पर क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 ऑब्ट्यूस एंगल।
ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल यानी जब ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा तो फ्लूइड नॉन वेटिंग फ्लूइड होगा। जब कांटेक्ट एंगल जो है एक्यूट होगा, लेस देन 90 होगा, तो वेटिंग फ्लूइड होगा। और वेटिंग फ्लूइड होगा तो कैसा होगा? फ्लूइड राइज करेगा। फ्लूइड राइज करेगा तो क्या होगा? एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा। कई तरीके के यहां पर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है कि ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट क्या है? इसी के अलोंग बाय द वे जो सरफेस टेंशन है वो एक्ट कर रहे होंगे फ्लूइड के। इसी टेंजेंट के अलोंग सरफेस टेंशन फ्लूइड के एक्ट कर रहे होंगे। तो मैं इस वाले को सॉल्व कर देता हूं आपके सामने फटाफट से। एक को बाय द वे दोनों की कैलकुलेशन सेम तरीके से है, तो एक को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है साहब, एक को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए साहब, तो ये टेंजेंट पर की डायरेक्शन क्या लग रहा होगा? सरफेस टेंशन। तो ये सरफेस टेंशन इस तरफ खींच रहा है, तो इसका कम, इधर तो वॉल है, बाहर तो कुछ निकलेगा नहीं फ्लूइड, फ्लूइड तो ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो यानी ये सरफेस टेंशन है फ्लूइड को ऊपर की तरफ भी खींच रहा होगा। और ऊपर की तरफ इसका कंपोनेंट क्या होगा? सिग्मा कॉस थीटा। आप भी जानते हैं एंगल की डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होगा? सिग्मा कॉस थीटा। इस डायरेक्शन कंपोनेंट क्या होगा? सिग्मा साइन थीटा। लेकिन वॉल के बाहर तो इस सरफेस टेंशन इतना ताकतवर तो नहीं होता है कि वॉल को तोड़ करके बाहर निकाल ले जाए फ्लूइड को, नहीं। तो दूसरा जो कंपोनेंट है ऊपर की तरफ वाला, वो फ्लूइड को ऊपर खींच ले जाएगा। वो फ्लूइड को ऊपर की तरफ खींच ले जाएगा और इसी फोर्स को हम बैलेंस कर देंगे अल्टीमेटली इस वेट से, फ्लूइड के इस वेट से। इसको हम इससे बैलेंस कर देंगे और हमारा निकल करके आ जाएगा सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन जाहिर सी बात है इस पूरी पेरीफेरी पर लग रहा है, क्योंकि इसकी सरफेस तो इस तरीके से राउंड राउंड है। इसका डायमीटर पाइप का फॉर एग्जांपल डी है। तो पेरीफेरी की लेंथ कितनी हो गई? पेरीफेरी की लेंथ हो गई पाई डी। और कितना फोर्स लग रहा है? सिग्मा कॉस थीटा। पाई डी को सिग्मा कॉस थीटा चारों तरफ लग रहा है। ये इसको कौन बैलेंस करेगा? ये वेट ऑफ द फ्लूइड। वेट ऑफ द फ्लूइड कैसे निकालेंगे? पहले वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच इंटू फ्लूइड की वेट डेंसिटी। फ्लूइड की वेट डेंसिटी या इसको कहें रो जी, वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रो जी। इस फॉर्मूले को सॉल्व कर दीजिए। कैपिलरी राइज का फॉर्मूला एच आपका निकल करके आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन ओमेगा इंटू डी और 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। ये ओमेगा क्या कहलाता है? वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यानी डेंसिटी और ग्रेविटी का मल्टीप्लीकेशन। तो ये आ गया आपका कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज। अब देखिए कैपिलरी राइज या कैपिलरी लोअरिंग का फॉर्मूला यही है। आप इसी से कैपिलरी लोअरिंग भी निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे निकाल सकते हैं? आप यही फॉर्मूला यूज करिएगा। कॉस थीटा की वैल्यू जब देखिए एक्यूट होगी, 90 डिग्री से कम होगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, यानी एच वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कैपिलरी राइज हुआ। जब एंगल ऑफ कांटेक्ट जो थीटा है इसकी वैल्यू मोर देन 90 होगी, तो आप जानते हैं कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देता है, यानी कॉस थीटा की वैल्यू मोर देन 90 डिग्री के केस में, मोर देन 90 केस में नेगेटिव आएगी और एच वैल्यू आएगी फिर आपकी नेगेटिव। इसका मतलब वो कैपिलरी लोअरिंग है, कैपिलरी डिप्रेशन है, कैपिलरी डिप्रेशन है। इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिलरी राइज और कैपिलरी डिप्रेशन। अब यहां पर कभी कभी एक कंसेप्ट ये आता है कि प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास सरफेस, क्लीन ग्लास सरफेस, प्योर वाटर और क्लीन ग्लास सरफेस के केस में
एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा जो है वो 0 अज्यूम किया जाता है, 0 डिग्री लिया जाता है। तो उस केस में कैपिलरी राइज जो होगा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी, 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी। और ये बात फैक्ट है कि ये डायमीटर जो होना चाहिए पाइप का वो बहुत लेस होना चाहिए। बहुत बड़े पाइप्स में आपको ये कैपिलरी डिप्रेशन या कैपिलरी राइजिंग नहीं दिखेगा, बहुत छोटे डायमीटर्स की पाइप्स में। और इसकी भी उन्होंने लिमिट दी है कि डायमीटर ऑफ द पाइप शुड बी लेस देन और इक्वल टू 8 mm। 8 mm से कम डायमीटर होगा तो आपको ये कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी डिप्रेशन या कैपिलरी रोअर और राइजिंग दिखाई देगी, अदरवाइज ये फिनोमिनन आपको दिखाई नहीं देंगे। अब मैं यहीं पर एक और लिख देता हूं कि मरकरी एंड ग्लास के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 130 से 150 डिग्री की रेंज में होता है। मरकरी और ग्लास के लिए जो रेंज है वो 130 से 150 डिग्री के बीच में होता है। तो ये हो गई आपकी कैपिलरी एक्शन। और कैपिलरी एक्शन के लिए अब यहां से देखिए आपको मालूम पड़ रहा है, पॉइंट बना के लिख भी सकते हैं कि कैपिलरी एक्शन के लिए दोनों ही चीज जिम्मेदार है, सिर्फ सरफेस टेंशन ही जिम्मेदार नहीं है, या ये कहें कि सिर्फ कोहेसिव फोर्स ही जिम्मेदार नहीं है। बोथ एडहेसिव एज वेल एज कोहेसिव, both adhesive as well as cohesive, both forces are responsible for capillary action। लिख सकते हैं कि for capillarity और capillary action और capillary phenomena, both forces, that is cohesive force as well as adhesive force, both forces are responsible or for capillary action। तो ये कैपिलरी कैपिलरी एक्शन के बारे में बात हो गई। ठीक, तो लेक्चर अभी बहुत ज्यादा, चलिए हाँ अभी और आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक, इस इंट्रोडक्टरी जो टॉपिक है इसका लास्ट ही टॉपिक हो जाएगा, है आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी। हेडिंग दीजिए, अगला जो टॉपिक है आपका वो है कॉम्प्रेसिबिलिटी। बहुत सस्ता सा छोटा सा टॉपिक है, इसको भी देख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स के साथ आएंगे। पहले जैसे हमने डिस्कस किया है फर्स्ट वीडियो में कि पहले जो प्रॉब्लम्स होंगी वो छोटी प्रॉब्लम्स होंगी, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होंगी, और दूसरी वीडियो में या पहले जो वीडियोस आएंगी वो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स की आएंगी और बाद में वीडियोस आएंगी वो गेट ओरिएंटेड आएंगी, गेट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की क्वेश्चंस उसमें होंगे। अगला है कॉम्प्रेसिबिलिटी। और बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, कॉम्प्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस, इसके बारे में बात करेंगे हम। कॉम्प्रेसिबिलिटी या बल्क मॉडुलस, दोनों ही चीजों को हम पढ़ेंगे। कॉम्प्रेसिबिलिटी और से तो सॉरी आप लोग समझ रहे हैं कि ये दोनों एक ही चीज नहीं, कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड, यानी कॉम्प्रेसिबिलिटी को भी पढ़ेंगे और बल्क मॉडुलस के बारे में हम पढ़ेंगे। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, लिख लीजिए। कॉम्प्रेसिबिलिटी को लिख लीजिए, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी by virtue of which the fluids can be compressed। ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फ्लूइड्स को कंप्रेस किया जा सके। और ये भी कह सकते हैं कि इट इज दी compressibility is the it is the ease of it is the measurement of ease बोले आसानी, आसानी की मेजरमेंट है, ease by which fluid can be compressed, fluid can be
कंप्रेस्ड। ये किस चीज की मेजरमेंट है? ये इस चीज की मेजरमेंट है, उस चीज की आसानी की मेजरमेंट है कि कितनी आसानी से फ्लूइड को कंप्रेस किया जा सकता है। यानी मतलब ये हुआ कि फ्लूइड को जितना आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है किसी फ्लूइड को, उसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। क्या मतलब? जितना आसान होगा किसी को कंप्रेस करना, उसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि एक कंटेनर में गैस भरी हुई है, गैस है, दूसरे कंटेनर में कोई लिक्विड है। आप बताइए लिक्विड को कंप्रेस करना आसान है या गैस को कंप्रेस करना आसान है? गैस, आप सिंपल जानते हैं, गैस को कंप्रेस करना आसान है। यानी कंप्रेसिबिलिटी जो है, कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड्स से ज्यादा होती है। यानी गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी से ज्यादा होती है। इसी में आगे बढ़िए कि आप गैस को इसको यहां से कंप्रेस करके ला रहे हैं, यहां से फिर यहां आई, फिर यहां आए, फिर यहां आई। जैसे जैसे इसको नीचे की तरफ कंप्रेस करते जा रहे हैं किसी गैस को या किसी भी फ्लूइड को, तो उसको कंप्रेस करना नीचे की तरफ जाने पर आसान होता जाएगा या मुश्किल? सोचिए, कभी पंपिंग करी होगी आपने, शुरुआत में पंप तेजी से नीचे जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो, जैसे जैसे आप कंप्रेस करेंगे उसको कंप्रेस करना टफ होता जाएगा, उसे कंप्रेस करना डिफिकल्ट होता जाएगा। यानी जैसे जैसे आप प्रेशराइज करेंगे किसी फ्लूइड को, उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि उसको कंप्रेस करना मुश्किल होता जाएगा। इसका मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम होती जाएगी। यानी जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे कंप्रेसिबिलिटी विल डिक्रीज। विद इंक्रीज इन प्रेशर लिख सकते हैं, विद इंक्रीज इन प्रेशर, विद इंक्रीज इन प्रेशर कंप्रेसिबिलिटी विल डिक्रीज, कंप्रेसिबिलिटी विल डिक्रीज। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद में आता है बल्क मॉडुलस। यहीं पर फिर अगला है इसी में बल्क मॉडुलस। देखिए बल्क मॉडुलस क्या होता है, आप लोग भी जानते हैं। बल्क मॉडुलस होता है द रेशियो, अगर आपने सोम पढ़ी होगी थोड़ी सी तो आपको बताएगा होगा कि बल्क मॉडुलस द रेशियो ऑफ, बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये आपने पढ़ा होगा। बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और स्ट्रेस कौन सी? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, जनरली हाइड्रोस्टैटिक कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो सब तरफ से हो, अपॉन स्ट्रेन, अपॉन स्ट्रेन। यहां पर बल्क मॉडुलस निकाल रहे हैं फ्लूइड का, तो फ्लूइड पर प्रेशर ही तो लगा रहे थे, तो यानी यहां पर कहेंगे हम चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक वर्ड अब हर जगह छिपा हुआ है। यानी बल्क मॉडुलस क्या हो गया आपका? बल्क मॉडुलस आपका हो गया चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। बस एक चीज है कि इस पर नेगेटिव साइन लगा रहता है, वो बताऊंगा मैं थोड़ी देर में अभी क्यों लगा रहता है। तो यानी आपका बल्क मॉडुलस निकल करके आ गया आपका, आप डेल्टा पी को डीपी भी कह सकते हैं, स्मॉल चेंज इन प्रेशर। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वी डी पी ओवर डीवी, नेगेटिव साइन के साथ। बल्क मॉडुलस, यानी बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला निकल के आ गया के इक्वल टू माइनस वी डी पी ओवर वी। अब समझिए नेगेटिव साइन का कंसेप्ट, कि नेगेटिव साइन किस तरीके से लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। देखिए नेगेटिव साइन इसीलिए लगा रहे हैं कि आप लोग जानते हैं कि जब इसमें प्रेशर बढ़ाएंगे तो यहां पर प्रेशर P1, यहां पर आकर के प्रेशर P2,
इसी कंटेनर में देख लीजिए। तो प्रेशर कैसे निकालेंगे हम? P2 माइनस P1, यही तो चेंज इन प्रेशर होगा, P2 माइनस P1, और P2 ज्यादा होगा, प्रेशर बढ़ रहा है, P2 माइनस P1 विल बी पॉजिटिव। अब आइए, अब यहां से यहां तक वॉल्यूम, यहां पर V1, यहां पर वॉल्यूम हो गया V2, तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? डेल्टा V इक्वल टू V2 माइनस V1। लेकिन देखिए, ये वॉल्यूम कम है या ये वॉल्यूम कम है? वॉल्यूम V2 इज लेस देन V1, तो ये क्या आएगा? अल्टीमेटली नेगेटिव में आएगा। तो ये जो फॉर्मूला है, ये डेल्टा V अपॉन V वाला जो फॉर्मूला, यानी इतना फॉर्मूला है वो नेगेटिव में आएगा। तो बल्क मॉडुलस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम नेगेटिव साइन अलग से लगाते हैं, जिससे कि बल्क मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव में आए। तो दिस इज बल्क मॉडुलस। उसके बाद में बात आती है कि रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो कहा जाता है कि कॉम्प्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। बस हो गया। कॉम्प्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। जो कॉम्प्रेसिबिलिटी है वो बल्क मॉडुलस की रेसिप्रोकल होती है। यानी कॉम्प्रेसिबिलिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां से माइनस के V, सॉरी ये देखिए dV है, dV ओवर V dP, कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो ये कॉम्प्रेसिबिलिटी की चीज हो गई। तो इस तरीके से ये फ्लूइड मैकेनिक्स का जो आपका इंट्रोडक्टरी पोर्शन था वो क्लियर हो चुका है। अब यहां तक अगर आपको कोई भी कैसा भी छोटा मोटा डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उस पर छोटी सी वीडियो फिर से बना देंगे। धन्यवाद।